आपको व्रत और व्रत के भाग के बारे में पढ़ाते हैं। सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे व्रत की परिभाषा। व्रत क्या होता है, व्रत कैसे बनता है, उसके बारे में आप देखिए। जब कोई बिंदु किसी स्थिर बिंदु के चारों ओर निश्चित दूरी से घूमता है, घूमने से जो आकृति बनती है उसे हम व्रत कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम सर्किल कहते हैं। जैसे चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे ये कोई स्थिर बिंदु है और एक बिंदु ये है, तो यह बिंदु इस स्थिर बिंदु से समान दूरी पर जब घूमेगा, घूमने से जो ये आकृति बनती है, इसी आकृति को हम व्रत कहते हैं। चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे ये व्रत है, ये स्थिर बिंदु है और ये बिंदु है। जब ये बिंदु चारों तरफ ऐसे घूमेगा तो घूमने से जो ये आकृति बनती है, इसी को हम व्रत कहते हैं। ये स्थिर बिंदु है और ये बिंदु है, ये घूमने वाला बिंदु है। अब हम आपको व्रत के भाग के बारे में बताते हैं। व्रत के कई भाग होते हैं। सबसे पहले हम आपको त्रिज्या के बारे में बताते हैं। त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिध तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इसे r से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये चित्र बना हुआ है, जैसे ये व्रत बना है और व्रत का जो स्थिर बिंदु है, इस बिंदु से ये परिध तक की दूरी मान लीजिए OA है, तो ये OA जो दूरी है, इसी को हम त्रिज्या कहते हैं। बाद हम आपको व्यास के बारे में बताते हैं। व्यास को अंग्रेजी में डायामीटर कहते हैं। व्रत के केंद्र से जाने वाली वह रेखा जो व्रत की परिध को छूती है, व्यास कहलाता है। इसे D से प्रदर्शित करते हैं। अब हम चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। जैसे हम इस तरीके से व्रत बना लिया। व्रत के बाद ये जो दूरी होगी, ये त्रिज्या होती है। त्रिज्या के बाद जो ये दूरी हो जाएगी, ये भी त्रिज्या होगी। तो ये त्रिज्या को मान लीजिए हम R से प्रदर्शित कर दिया, ये भी R से प्रदर्शित हो गया। इसको नियत स्थिर बिंदु 0 मान लीजिए, इसको A मान लीजिए, इसको V मान लीजिएगा। इसके बाद जो बिंदु A से बिंदु B तक की जो दूरी होगी, ये दूरी व्यास कहलाती है। तो व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है, इसको भी समझ लीजिए। व्यास बराबर क्या होता है, ये दूरी R और ये दूरी भी R होगी, प्लस का दोनों को जोड़ देंगे तो व्यास बराबर हो जाएगा R और R दो जब प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2R। तो ये व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध हो जाएगा, 2 गुणे त्रिज्या। व्यास होता त्रिज्या का दूना होता है। इसके बाद हम आपको परिध के बारे में बताते हैं। परिध क्या होती है? जैसे ये व्रत आप बनाते हैं प्रकार की सहायता से। इसके बाद ये व्रत बन गया, तो व्रत से जो ये पूरी दूरी होती है, व्रत की जो ये लंबाई होती है, ये इसको हम परिमाप भी कहते हैं। यही दूरी जो है व्रत की परिध कहलाती है। इसे हम इस चित्र की सहायता से भी समझ सकते हैं। ये जो दूरी है, ये वाली दूरी, ये व्रत की परिध है। और व्रत की परिध का सूत्र, व्रत की परिध निकालने के लिए ये सूत्र होता है व्रत की परिध बराबर 2πr, जहाँ पर r जो होती है वो व्रत की त्रिज्या होती है और पाई का मान आप लोग जानते हो हैं 22/7 होता है। इसके बाद हम आपको व्रत का केंद्र के बारे में बताते हैं। व्रत के बीच के बिंदु को व्रत का केंद्र कहते हैं। जैसे ये व्रत बन गया, व्रत की जो केंद्र का बिंदु है, ये वाला बिंदु, यही जो है व्रत का केंद्र कहलाता है। चित्र से हम देखते हैं कि ये व्रत हमने बना लिया। व्रत के बाद जो व्रत का केंद्र जो बिंदु होता है, बीच वाला जो बिंदु होता है, इस बिंदु को ही हम व्रत का केंद्र कहते हैं। बाद हम आपको चाप के बारे में बताते हैं। चाप क्या होता है? व्रत की परिध के छोटे भाग को चाप कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये व्रत हमने बना लिया। व्रत बनाने के बाद ये इतना यहाँ से ये छोटा भाग मान लीजिए ले लिया, तो इस छोटे भाग को ही हम मान लो ये हो गया व्रत का केंद्र, ये भी हो गया, तो ये भी जो भाग है, ये ही व्रत का चाप कहलाता है। इसके बाद हम आपको व्रत की जीवा के बारे में बताते हैं। परिध की किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को व्रत की जीवा कहते हैं। जो व्रत की परिध पर 2 बिंदु A और B हैं, ये बिंदु A से जो रेखा बिंदु B तक जाती है, इस जो मिली हुई रेखा को ही हम व्रत की जीवा कहते हैं। अर्धवृत्त, व्रत का व्यास व्रत को 2 बराबर भागों में बांटता है। उन्हीं भाग को व्रत का
अर्धवृत्त कहते हैं। जैसे ये चित्र मैंने बनाया, इस चित्र में ए बी ये वृत्त का व्यास हो गया, और ऊपर जो इसने वृत्त के व्यास ने वृत्त को दो भागों में बांट दिया। तो ऊपर वाला भाग ए बी के ऊपर वाला भाग भी अर्धवृत्त हो जाएगा और नीचे का भाग भी अर्धवृत्त हो जाएगा, जिसे हम चित्र की सहायता से स्पष्ट से समझ सकते हैं। इसके बाद हम आपको लघु वृत्तखंड के बारे में बताते हैं। चित्र से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। चित्र में जीवा ए बी के नीचे वाला जो ए बी ये जीवा है, इसके नीचे वाले भाग को ही हम लघु वृत्तखंड कहते हैं। इसमें ओ वृत्त का केंद्र हो गया, ए बी ये जो है जीवा है, जीवा के नीचे वाला भाग, इधर नीचे वाला भाग जो है ये हमने लिख भी दिया है, लघु वृत्तखंड कहलाता। लघु माने छोटा। इसके बाद हम आपको बताते हैं दीर्घ वृत्तखंड। ये भी हम चित्र की सहायता से इसको भी आसानी से समझ सकते हैं कि जीवा ए बी, जो पहले जीवा ए बी थी, अब उसके नीचे वाला भाग था लघु वृत्तखंड, लघु मान छोटा। इसके बाद जीवा ए बी के जो ऊपर वाला भाग होगा वो दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा, क्योंकि दीर्घ माने बड़ा। ए बी के ऊपर वाला जो भाग है ये जो है बड़ा है, इसलिए हम इसको दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। इसके बाद हम आपको त्रिज्यखंड के बारे में बताते हैं। तो त्रिज्यखंड क्या होता है? वृत्त का वह भाग जो दो त्रिज्याओं तथा उसके बीच के चाप से घिरा हो, उसे वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। जैसे ये हमने वृत्त बना लिया है, वृत्त का केंद्र O है, इसका ए और बी, ए और बी जो चाप है, ये जो चाप है, और ये ओ ए और ओ बी ये दो त्रिज्याएं हैं। इन त्रिज्याओं से जो ये भाग घिरा हुआ है, ये वाला भाग, ये वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाए। त्रिज्यखंड को हम दो भागों में बांट सकते हैं। त्रिज्यखंड के दो भाग होते हैं। पहला लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड क्या होता है? वृत्त का त्रिज्यखंड जो दो त्रिज्याओं तथा एक लघु चाप से घिरा हो, वृत्त का लघु त्रिज्यखंड कहलाता है। जैसे कि चित्र में प्रदर्शित है, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ ए वृत्त की त्रिज्या है और ओ बी वृत्त की त्रिज्या है। दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ एक लघु चाप, ए बी जो लघु चाप है और लघु चाप जो ए बी है, यही जो है ए ओ बी जो वृत्त का त्रिज्यखंड है, इसी त्रिज्यखंड को ही हम लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। जो छोटा चाप है इसलिए इसको हम लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। बाद हम त्रिज्यखंड के दूसरे खंड को बताते हैं जो दीर्घ त्रिज्यखंड के नाम से जाना जाता है। दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है? वो होता है वृत्त का त्रिज्यखंड जो दो त्रिज्याओं, अब इसमें त्रिज्याएं दो ही रहेंगी, तथा एक दीर्घ चाप से, अब इसमें चाप दीर्घ मानी बड़ा हो जाएगा, से घिरा हो वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। ये जैसे ओ ए ये त्रिज्या हो गई और ओ भी त्रिज्या हो गई, इससे ये जो भाग होगा ये दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। आज मैंने आपको वृत्त और वृत्त के भागों के बारे में समझा दिया है, लिखवा दिया है, और आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय बाय।